तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। गाइज आज आपको मैं बताने वाला हूँ मौर्योत्तर काल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। गाइज मैं आपको ये मौर्योत्तर काल जो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कल एक लाइव क्लास हुई थी जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे गुप्ताज पीरियड के बारे में। गुप्ताज पीरियड से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की हुई थी गाइज। तो मैं आज आपको गुप्ताज पीरियड कवर कराने वाला हूँ। गुप्ताज पीरियड के साथ में जो मौर्योत्तर काल है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, इसको भी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो पहले मौर्योत्तर काल ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, लेकिन आपका रिवीजन हो जाए इसलिए जो मोटे मोटे चीज़ें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। फिर गुप्ताज पीरियड पर जब मैं पहुँच जाऊँगा तो फिर आपको डिटेल से चीज़ों को पढ़ाना शुरू करूँगा। वो पुराने वीडियोज़ प्राचीन भारत के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और बाकी आज के जो गुप्ताज पीरियड की बात रही है, तो गुप्ताज पीरियड में फिर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ाता हुआ जाऊँगा, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पहले मौर्योत्तर पीरियड के बारे में। मौर्योत्तर पीरियड की चीज़ों को पढ़ने के बाद में फिर हम बात करेंगे गुप्ताज पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल में सबसे पहली बार क्या हुआ था कि यहाँ पर लेख युक्त सिक्के प्राप्त होते हैं। गाइज क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि जैसे शिला लेख होते थे, स्तंभ लेख होते थे, इसी प्रकार से सिक्कों में जो लेखों की प्रथा है वो सबसे पहले हमें कब देखने को मिलती है, तो वो हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। इसके बाद में मौर्योत्तर काल में क्या हुआ है कि पूर्वी भारत में, मध्य भारत में और दक्कन में स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। क्योंकि जो मौर्य पीरियड था वहाँ पर तो मौर्य बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जैसे जैसे मौर्य कमजोर होते गए तो फिर स्थानीय तौर पर काफ़ी सारे राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आएगी शुंग वंश के बारे में। एक तो शुंग वंश आया, दूसरा आया कंड वंश और तीसरा आया आंध्र सातवाहन वंश या फिर सातवाहन वंश, ठीक है। तो शुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन वंश, इन तीन वंशों के बारे में पढ़ना है। और जो मौर्य पीरियड से पहले मैंने आपको तीन वंशों के बारे में बताया होता, जिसमें कौन था, एक था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश और फिर था नंद वंश। नंद वंश के बाद में आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में फिर यहाँ पर शुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन वंश। इन वंशों के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत से कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। तो तीन वंश तो ये हो गए जो हमारे स्थानीय थे, इसके अलावा तीन विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें एक है हिंद यवन, जिनको हम लोग इंडो ग्रीक बोलते हैं, दूसरे हैं शक और तीसरे हैं कुषाण, ठीक है। तो शकों के बारे में, कुषाणों के बारे में और हिंद यवनों, इन तीन आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन वंश, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ शुंग वंश के बारे में। जो शुंग वंश था, इस शुंग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और ये पहला ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया हुआ है। तो मगध पर प्रशासन करने वाला ब्राह्मण पहला वंश वो था हमारा शुंग वंश। इसी के शासनकाल में क्या हुआ है, पहली बार एक यूनानी आक्रमण हुआ। तो जो पहला यूनानी आक्रमण हमें देखने को मिलता है ये हमें शुंग वंश के समय में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग है, इनके दरबारी कवि थे महर्षि पतंजलि। और ये जो पतंजलि थे ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने महाभाष्य नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की हुई है। और एक पाणिनि है जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की हुई है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, जो स्मृति है हमारी, जो मनु स्मृति है, उस मनु स्मृति का जो रचना काल है ये भी शुंग काल में ही माना जाता है। तो शुंग काल में ही मनु स्मृति की रचना हुई थी। इसको देखिए रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पिक्चर फाइल होंगी वो मैं आपको पीडीएफ बना करके भेज दूंगा, तो आपको रिवीजन करना इनसे फिर ईजी हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। तो शुंग काल में ही क्या हुआ है, जो मनु स्मृति है इसकी रचना हुई। अब चलिए शुंग काल के बारे में आपको दो तीन चीजें जो बढ़ा रही पहले वो रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहली चीज ये, जो पुष्यमित्र शुंग था ये था इसका संस्थापक शुंग वंश का। शुंग वंश पहला ब्राह्मण राजवंश है जो क्या कर रहा है, मगध पर आकर के शासन करता है। इसके अलावा जो पतंजलि हैं जिन्होंने महाभाष्य की रचना की हुई है, संस्करण का व्याकरण ग्रंथ है, ये किसके समय में थे, ये भी शुंग के काल में ही थे। शुंग काल में ही क्या हुआ है, जो मनु स्मृति है इसकी रचना हुई है और शुंग काल में ही पहला यूनानी आक्रमण हमें देखने को मिलता है। जो पुष्यमित्र शुंग था इसने सांची और जो भरहुत के स्तूप है इनका विस्तार भी करवाया था और इनका अलंकरण भी करवाया था। तीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, येलो कलर से, ग्रीन कलर से और येलो कलर से, ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से और रेड, चार कलरों का कुल मिलाकर के यूज किया। रेड कलर से जो भी चीज़ें हाईलाइटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर वाली चीज़ों को आपको मेमोराइज रखना है और जो येलो कलर की चीज़ें हैं वो मोस्ट कॉमन है, आपको हमेशा याद ही रहनी चाहिए। अब बताता हूँ मैं आपको कंड वंश के बारे में। शुंग वंश की बात हो गई, अब कंड वंश, फिर आंध्र सातवाहन वंश, फिर तीन विदेशी आक्रमण देखेंगे। कंड वंश का संस्थापक था वासुदेव, एक आपको याद रखना है, और इसका अंतिम शासक था सुशर्मा।
जिसकी इसके अमात्य सिमुक ने हत्या कर दी थी। और सिमुक ने फिर क्या किया था, आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की हुई थी। तो जो हत्या कर देते थे, तो जो बड़े सेनापति होते थे, बड़े अफसर होते थे, वो राजाओं की हत्या कर देते थे, फिर अपने वंश की स्थापना कर देते थे। तो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता सिमुक। अब सिमुक के समय में या फिर आंध्र सातवाहन वंश में क्या कुछ है जो देखने वाला है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन के तौर से आपको याद रखना है। हमें आंध्र सातवाहन वंश में एक राजा देखने को मिलते हैं, हाल ने क्या किया हुआ है, गाथा सप्तशती नामक एक जो ग्रंथ है, इसकी रचना की हुई। किसने की हुई, हाल ने की हुई। ये है ये किस वंश से रिलेटेड है, तो ये वंश से रिलेटेड है, आंध्र सातवाहन वंश से। इसके बाद में बात आती है गौतमीपुत्र सातकर्णी है, फिर वशिष्ठिपुत्र पुलमावी है, यज्ञश्री सातकर्णी, इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आंध्र सातवाहन वंश जो था ये मात्र सत्तात्मक था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वंश है जो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि इनमें माँ का नाम आपको देखने को मिलेगा, जैसे गौतमी पुत्र पुलमावी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो आंध्र सातवाहन वंश था। अब सातवाहनों द्वारा जारी किए गए सिक्के, सातवाहनों ने कुछ सिक्के जारी किए, कौन कौन से, इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए, इसके अलावा पोटीन घटिया चांदी के सिक्के जारी किए, सीसा के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए। तो सातवाहनों ने चांदी के, तांबे के, घटिया चांदी जिसको पोटीन बोलते थे उसके, और शीशे के या सीसा के सिक्के भी जारी किए, किसने, आंध्र सातवाहनों में। अब बात आती है हिंद यमन यानी कि इंडो ग्रीक आक्रमण की, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ है, यूनानी भारत में बैक्टीरिया जो हिंदू कुश पर्वत है पाकिस्तान में, उस हिंदू कुश पर्वत से होते हुए क्या हुआ है, भारत पर आक्रमण हुआ है। यूनानी बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम में क्या हुआ है, वहां से जाकर के फिर आक्रमण भारत पर काफी सारे हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कई सारे वंश हैं, उनके आक्रमण हुए, इनमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। एक मिनांडर था जिनमें, और एक जो नागसेन थे, उनके बीच में एक संवाद हुआ, जिसका एक ग्रंथ है मिलिंद पनो, मिलिंद प्रश्न, इसका मतलब होता है मिलिंद प्रश्न। मिलिंद प्रश्न एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना की हुई है नागसेन ने। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से बाकी चीजों को मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में जो चीज है वो आती है फिर शक वंश से जुड़े हुए, ठीक है। शकों के भारत में आने के विशेष रूप से दो मार्ग थे। एक सिंधु नदी घाटी का मार्ग था, उत्तर का मार्ग, दूसरा ईरान का था जो दक्षिणी मार्ग हुआ करता था। अब शकों से हमें क्या कुछ जानने को मिलता है। इसके बाद में क्षयरात्र वंश आता है। क्षयरात्र वंश से कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, ठीक है। क्षयरात्र वंश में क्या हुआ कि जो नाहपान भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने सिक्कों में 3 लिपियों का प्रयोग किया। उसने ब्राह्मी लिपि का, खरोष्ठी लिपि का और यूनानी लिपि का, 3 लिपियों का प्रयोग किया है नाहपान। और नाहपान जो है ये पहला भारतीय ऐसा राजा था जिसने 3 लिपियों का प्रयोग किया हुआ है अपने सिक्कों में। इसके बाद में बात आती है कार्दमक वंश की। कार्दमक वंश में जो रुद्रदामन था, रुद्रदामन सबसे महान राजा था। और रुद्रदामन ने क्या किया हुआ था कि जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा में, इसमें क्या हुआ, ये रुद्रदामन से ही रिलेटेड है। जैसे कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हुए थे इलाहाबाद अभिलेख के बारे में, स्कंदगुप्त की बात आई थी, गुप्त वंश में आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो हमारा जूनागढ़ का अभिलेख है, इसी से हमको पता चलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो सौराष्ट्र की गुजरात में सुदर्शन झील थी, जब ये टूट गई थी तो इसने जो उसका अमात्य था सुविशाख, इसकी देखरेख में इसका जीर्णोद्धार करवाया हुआ था। रुद्रदामन ने इसमें अपने निजी धन का उपयोग किया था इस झील के पुनर्निर्माण में। फिर बात आती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश में क्या हुआ है कि जो विम कैडिफिसेस था, ठीक है, ये कुषाण वंश का पहला शासक था। इसने भारतीय क्षेत्रों में गंधार, पंजाब और मथुरा इनको जीत लिया था। विम कैडिफिसेस जो था, इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की हुई थी। तो विम कैडिफिसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक तो इसने पंजाब, गंधार और मथुरा तक विजय हासिल की। दूसरी चीज क्या है कि इसी ने कुषाण वंश की भारत में स्थापना की हुई है। और इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वर शब्द को अंकित करवाया। तो भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो विम कैडिफिसेस के सिक्कों में हमें देखने को मिलती है। वहां पर उनका त्रिशूल, नंदी और भगवान शिव की जो चित्र दिखाई देता है, और दूसरी तरफ उसमें महेश्वर लिखा हुआ है। इसके बाद में फिर कनिष्क की बात आती है। कनिष्क ने क्या किया कि 78 ईस्वी में कनिष्क के जब राज्यारोहण हुआ तो ये जो संवत है ये कनिष्क संवत या फिर शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत के कैलेंडर का बाद में फिर आधार बनता है। तो जो शक संवत है ये कब आधार, जब कब ये शुरू हुआ, ये शुरू हुआ हमारा शक वंश, शकों के समय में। इसके अलावा जो कनिष्क है, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि से ही शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद में फिर क्या बात आती है देख लेते हैं। कनिष्क ने क्या किया, एक बार चीन पर आक्रमण किया, उसमें वो असफल रहा। फिर कनिष्क ने क्या किया, दूसरी बार फिर से चीन पर आक्रमण किया, और उसने जो कासगर है, यारकंद है, खेतान है, करा है और जो कूची है, ये कुल मिलाकर के जो ये सभी क्षेत्र हैं जिनको चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है, इनको जीत लिया था। तो कनिष्क एक ऐसा भारतीय महान शासक रहा फिर जब आने के बाद में विदेशी आक्रमण करके भारत को जीतने के बाद में फिर ऐसा महान ये शासक रहा जिसने चाइना पर भी आक्रमण किया और जो चीनी तुर्किस्तान के हिस्से हैं इनको उसने जीत। अब आगे बात आती है यहाँ पर कनिष्क के फिर द्वितीय युद्ध की। जो कल्हड़ है, कल्हड़ की एक महत्वपूर्ण रचना है राजतरंगिणी।
इसमें पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में जो कनिष्कपुर है वो नगर बसाया, और इससे स्पष्ट होता है कि इसने उत्तर भारत को यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है इसको भी जीता था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध संगीतियों के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर और कुंडलवन में होती है। 4 बौद्ध संगीतियां हैं, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक, सूत्र पिटक जो होता है इनका संकलन होता है। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद में हीनयान और महायान 2 हिस्सों में क्या हो जाता है, ये बट जाता है, ठीक है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, वो हुई थी कनिष्क के समय में, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में, और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, ठीक है। कनिष्क के समय में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, बाद में इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया मथुरा। यहाँ पे हमें गांधार कला शैली के बारे में भी देखने को मिलेगा। साहित्य की बात करें तो जो कनिष्क का राज कवि था ये था अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, इसके अलावा जो सौंदरानंद है ये रचनाएं इसकी लिखी हुई हैं। सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। तो ये 3 सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र और जो सौंदरानंद है ये रचनाएं लिखी हुई हैं कनिष्क के राजकवि जिनका नाम है अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष ने ये चीजें की हुई हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर गांधार शैली और मथुरा शैली की बात आई है। गांधार शैली क्या थी, इस शैली का विकास जो है वो गांधार प्रदेश में हुआ था। इसमें शैली जो है ये यूनानी है लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं भारतीय। इस शैली से बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस कला की मूर्तियां जो हैं ये स्लेटी चूना पत्थर से निर्मित हैं। और जो मथुरा कला है, मथुरा कला का विकास मथुरा के आसपास क्षेत्रों में, और यह जो शैली है ये शुद्ध रूप से भारतीय कला शैली के अंतर्गत आती है। अब यहाँ से बात आएगी गुप्त वंश के बारे में। तो अब गुप्त काल में आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि गुप्त काल के बारे में जो कल बात चल रही थी, कल सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने गुप्त काल से जुड़े हुए की थी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे तो आज मैं आपको गुप्त काल पढ़ा दे रहा हूँ। फिर यहीं से आज की जो क्लासेज होंगी, शाम 8 बजे की लाइव क्लास होगी, वहाँ पर इन्हीं से क्वेश्चंस को निकाल करके फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिएगा यहाँ से हम गुप्त वंश के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। गाइज, किसी भी वंश के बारे में पढ़ने के लिए जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है इतिहास को जानने के साधनों के बारे में। तो गुप्त वंश के बारे में अगर हम देखें तो हमें विशेष रूप से जो हमारे पुराण हैं उनसे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे उपनिषद हैं उनसे भी हमें जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण है, जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में साहित्यिक स्रोतों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये तमाम सारे जो प्रारंभिक शासक हैं इनके बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में जो स्मृतियाँ हैं उनमें नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पराशर स्मृति है। इन स्मृतियों से हमें गुप्तकालीन सामाजिक और साहित्यिक जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो गुप्तों के अभिलेखीय साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। 42 के आसपास अभिलेख मिलते हैं, 14 ताम्रपत्र मिलते हैं, 27 प्रस्तर लेख मिलते हैं और एक जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सोर्सेज हो जाते हैं हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा विदेशी यात्रियों में फाहियान, हेवनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, इनके जो विवरण है गुप्तकालीन इतिहास को जानने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण मदद करते हैं। सबसे पहले जो शासक हमें पढ़ना है वो शासक है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम बताएं तो इसने क्या किया हुआ था, महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम वो पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी पूर्व में क्या किया कि जो गुप्त संवत था इसका प्रचलन किया। तो जैसे अभी हमने देखा था कि कनिष्क के समय में शक संवत दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में क्या किया हुआ है कि जो गुप्त संवत है इसका प्रचलन किया हुआ 319 ईस्वी में। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम से अगर हम और देखें क्या कुछ है जो देखने को हमें मिल रहा है, तो चंद्रगुप्त में इसके बाद में बात आती है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त क्या हुआ कि ये पहला महान शासक था जिसकी उपलब्धियां जो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है इसमें देखने को हमें मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसको लिखा है हरिसेन ने, इसमें हमें इसकी जो महत्वपूर्ण विजय हैं, जो इसके महत्वपूर्ण जो इसकी विजय है तमाम सारी चीज़ों पर, और जो इसके महत्वपूर्ण जो प्रसंग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में। इसके बाद में समुद्रगुप्त को देखें तो इसने जो जीता है इसी आधार पर इसको स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, इसकी विजयों के आधार पर। मुद्राओं की बात करेंगे तो मुद्राओं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। कुछ मुद्राओं पर इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है यह स्वयं बहुत बड़ा कवि था, विद्वान था। प्रयाग प्रशस्ति में इसे कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त जो था अपनी विजयों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 375 टू 4112 ईस्वी तक, 412 ईस्वी तक इसका रहा है शासनकाल। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था इसने 388 ईस्वी में क्या किया है,
मालवा व गुजरात के जो शक शासक हैं इनमें रुद्र सिंह तृतीय था, इसको हराया और इसके राज्य पर फिर क्या किया, अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण विजय ये हासिल की। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने जो शक विजय है इसके उपलक्ष्य में क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि को फिर धारण किया हुआ है। बात आती है आगे तो उज्जैनी भी गुप्तों को प्राप्त हुई, जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था उज्जैनी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था इसने उज्जैनी को क्या किया, अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। और इसके बाद में क्या हुआ कि साम्राज्य को जो पश्चिमी क्षेत्र था इस पर भी इससे नियंत्रण रखने के लिए इसने इसको राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है इससे पता चलता है कि इसने बंगाल को भी जीता था। बंगालों में पाल वंश का शासन हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, मेहरौली के स्तंभ लेख से चीज पता चलती है कि उसने बंगाल की विजय की हुई थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो राजा भोज की एक रचना है श्रृंगार प्रकाश, जो आपको याद रखनी। इसके बाद में अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके अभिलेखों में इसे परम भागवत कहा गया। तो परम भागवत की उपाधि किसे दी गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीनी यात्री फाहियान था ये भारत आया था। कल यही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये सारी चीजें आपको क्लियर करा देता हूं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीनी यात्री फाहियान था ये क्या हुआ था, भारत आया था, और ये 415 ईस्वी तक भारत रहा था। इसने कुल मिलाकर के भारत में 16 वर्ष व्यतीत किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नामों में बात करेंगे तो देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक ये उपाधियां भी मिलती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब बात आती है कुमारगुप्त प्रथम की। 415 से 455 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम देखें तो कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था, नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी, और यही आगे चल करके फिर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में फेमस हुआ था। तो जो एक बौद्ध विहार बनवाया था कुमारगुप्त ने, आगे चल करके फिर क्या हुआ, यही नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में हमें देखने को मिलता है। बात आती है महान स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त जाना जाता है क्योंकि इसने जो हूणों को पराजित किया था, और उसको हूणों को पराजित करने के बाद में फिर विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था स्कंदगुप्त ने। ये इस वंश का अंतिम महान सम्राट था। और स्कंदगुप्त ने क्या किया था कि इसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में स्थित जो सुदर्शन झील थी वो टूट गई थी, और इसने जूनागढ़ के जो नगर शासक चक्रपालित थे इसकी देखरेख में इसका जीर्णोद्धार करवाया हुआ था। अब बात आती है स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो जो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में स्कंदगुप्त के बाद में 8 उत्तराधिकारी हुए हैं, लेकिन जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। गुप्तकालीन प्रशासन में अगर आप देखेंगे तो जो सम्राट होता था वो शासन का केंद्र होता था हमेशा से। गुप्त काल में मंत्रियों का जो पद होता था ये वंशानुगत होता था। तो गुप्त काल में जो मंत्री होते थे इनका पद होता था वंशानुगत। साम्राज्य के जो मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारी थे इनको कुमारा मात्य कहा जाता था। तो जो मुख्य पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी थे इनको कहा जाता था कुमारा मात्य। और गुप्त काल में जो नकद कर लिया जाता था ये कहलाता था हिरण्य कर। तो हिरण्य कर का तात्पर्य किस कर से है, हिरण्य का जो कर है इसका तात्पर्य है नगद कर से, ठीक है, नगद जो कर लिया जाता था वो। अब गुप्तकालीन संस्कृति की बात कर लेते हैं। तो इस युग में संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ। कल एक क्वेश्चन भी था कि गुप्तों के समय में गुप्तों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, तो वो लैंग्वेज थी संस्कृत। हरिसेन गुप्त काल का एक प्रकांड विद्वान था जिसकी एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, जो चंपू शैली में लिखी गई है। कालिदास संस्कृत के महान विद्वान थे। इनकी 7 रचनाएं हैं जो हमें मिलती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रोवर्षियम जो है ये 3 नाटक हैं। रघुवंशम और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत ये दोनों लघु काव्य हैं। तो नाटक, महाकाव्य और लघु काव्य कुल मिलाकर के 7 रचनाएं कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार और मेघदूत। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम भी इस युग के विशिष्ट रूप से राजनैतिक नाटक हैं। तो विशाख दत्त ने भी 2 नाटक लिखे, एक मुद्रा राक्षस लिखा, एक देवी चंद्रगुप्तम लिखा। ये दोनों भी ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। आगे बात आ रही है विज्ञान और तकनीकी के बारे में। तो इस समय जो आर्यभट्ट थे, महान आर्यभट्ट, ये इन गुप्तों के समय में ही थे। कल ये वाला क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किया हुआ था। वराहमिहिर जो थे पंचरस सिद्धांत इन्होंने दिया, ज्योतिष के 5 सिद्धांत दिए, ये भी इनके समकालीन थे। गुप्त काल में जो प्रसिद्ध चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे ये भी थे। इसके बाद में अब बात करते हैं स्थापत्य कला की। क्वेश्चन कल था कि भारत में कौन सा जो प्राचीन वंशों में कौन सा किसका काल है जो भारतीय स्थापत्य और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो था हमारा गुप्त काल। पहले चरण में क्या हुआ है यहाँ पर स्थापत्य कला में, गुप्त काल में बौद्ध चैत्यों का अनुकरण करके मंदिरों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए जैसे कृष्णा जिले महाराष्ट्र में जो कपोतेश्वर मंदिर है वो इस शैली में बनाया गया। दूसरे चरण में क्या हुआ कि स्तूपों का अनुकरण करके गोल मंदिर बनाए गए, यानी कि जो बौद्ध चैत्य थे और जो उसके अलावा जो बौद्ध स्तूप थे इनका अनुकरण करके फिर मंदिरों का निर्माण किया गया। तीसरे चरण में मंदिरों की जो छत थी वो चौकोर और समतल बनाई गई। इसके बाद में चौथे चरण में फिर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया। तो ये था स्थापत्य।
मूर्ति कला में बात करेंगे तो बिहार के सुल्तानगंज से बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है गुप्तकालीन, जो बहुत सुंदर मूर्ति है और ये ब्रिटेन के बर्मिंघम जो संग्रहालय है वहाँ पर रखी हुई है। गाइज इसके बाद में बात आती है चित्रकला की, तो गुप्त काल में जो अजंता में बाघ के गुफाओं चित्र हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। कल अजंता में बात भी आई थी, तो जो बौद्ध धर्म है उस पर बेस्ड है, और जो अजंता की चित्रकला है ये है किस वंश के समकालीन, तो ये हमारी गुप्त वंश के समकालीन है। मैंने कल आपको फ्रेस्को टेक्निक और टेम्पेरा टेक्निक दोनों टेक्निक्स के बारे में बताया था, जिसके माध्यम से क्या हुआ वहाँ पर चित्र बनाए गए। फ्रेस्को टेक्निक में क्या हुआ, यहाँ पर गीला लीप करके चित्र बनाए गए, और जो टेम्पेरा तकनीक है यहाँ पर सूखे लेप में चित्र बनाए गए। तो दोनों टेक्निक्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद में बात आती है गुप्तकालीन रचनाओं के बारे में, तो कालिदास की रचनाओं को देख लिया, और मैं बताता हूँ इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, मेघदूतम है, ऋतु संहार है, ये कालिदास जी की है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। इसके अलावा जो मृच्छकटिकम है ये शूद्रक की रचना है, अमर को अमर सिंह ने लिखा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का महान एक ग्रंथ है। इसके अलावा कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, और नीति सार जो है ये कामंदक की रचना है। तो इन रचनाओं से भी क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं में जरूर पूछे गए। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर आप देखेंगे तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसका दूसरा नाम देवगुप्त या फिर देवराज भी हमें मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त सम्राटों ने सर्वाधिक, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने गुप्त सम्राटों में सर्वाधिक चांदी के जो सिक्के हैं वो जारी किए हैं। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। फाहियान के अनुसार जो सामान्य लेन देन था ये कौड़ियों में हुआ करता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का जो सबसे बड़ा ढेर है ये हमें बयाना से मिलता है। तो बयाना से हमें गुप्तकालीन मुद्राओं का जो सबसे बड़ा स्वर्ण ढेर है वो प्राप्त होता है। गुप्त काल में जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है वो हमें एरण से मिलता है। तो जो एरण अभिलेख है वहां पर हमें गुप्त काल में सबसे पहली बार क्या होता है, जो सती प्रथा है इसके बारे में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो गुप्त काल से जुड़ी हुई चीजों में जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका जो श्रेय है वो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त को जाता है। गुप्त काल में सुश्रुत नाम के जो एक शल्य चिकित्सक हुए हैं और इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी हुई है। गुप्त काल में शतरंज खेल का भी उद्भव हुआ, इसे उस समय चतुरंग नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत यह राजकीय खेल भी हुआ करता था। भारत से फिर यह ईरान पहुंचा, फिर ईरान से यह यूरोप पहुंच गया। तो गाइज ये था पूरा का पूरा गुप्त काल, जिसके प्रमुख शासक, उनकी प्रशासन पद्धति, इसके अलावा जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, कला संबंधी विशेषताओं के बारे में सारा एक ओवरव्यू किया। इसके पहले जो पार्ट, इसका जो पहला पोर्शन था वहाँ पर हमने उत्तरकालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा। तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश दोनों को, उत्तरकालीन मौर्य साम्राज्य और जो गुप्त काल है इसको हमने कवर कर लिया है। अब बात आएगी गुप्तोत्तर काल की, जहाँ पर वर्धन वंश और पुष्यभूत वंश की बात आएगी, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को आप एक ही में मैं करके भेजा हूँ आपको, इनको आप देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर शाम 8 बजे जो लाइव क्लास होगी वहाँ पर इनके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।